हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं रश्मि सिंह IAS मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सामाजिक स्थिति पर चल रहे थे, उसमें हम कुछ पॉइंट लिख चुके थे। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। जो आर्य हुआ करते थे वो मांसाहारी भी हुआ करते थे और जो शाकाहारी हुआ करते थे। आर्यों की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। जो आर्य हुआ करते थे ये शाकाहारी भी हुआ करते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे, ठीक है। ये शाकाहारी भी हुआ करते थे और ये मांसाहारी भी हुआ करते थे। और ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता है, जो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का जो प्रचलन हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में सोम प्लस सुरा का प्रचलन था। आर्य की स्थिति के बारे में शाकाहारी होते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन हुआ करता था। आर्यों के जो वस्त्र हुआ करते थे वह उसके हुआ करते सूत के, ऊन के व चर्म के बने होते थे। आर्यों के जो वस्त्र हुआ करते थे, अगर हम आर्यों के वस्त्र की बात करें तो ये सूत, जैसे बोला जाता है ना, जैसे सूती कपड़ा होता है ना, ऊनी कपड़ा होता है, ऊन व चर्म के बने होते थे, ठीक है। ये आर्य की स्थिति के बारे में 2 पॉइंट तरीके से लिखे। जो आर्य समाज है इसमें जो विवाह है वो 2 प्रकार का हुआ करता था। आर्य समाज में विवाह 2 प्रकार से हुआ करता था। एक तो हुआ करता था अनुलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह जैसे कि उच्च वर्ण का तो पुरुष हुआ करता था, जो पुरुष हुआ करता था वो उच्च वर्ण का हुआ करता था, और जो स्त्री हुआ करती थी वह लो यानी कि निम्न वर्ग से हुआ करती थी। उच्च यानी कि हाई वर्ग से, ठीक है, वर्ण से। तो जो पुरुष हुआ करता था वह उच्च वर्ण से हुआ करता था। उच्च वर्ण से पुरुष, और जो स्त्री हुआ करती थी वह निम्न वर्ण से हुआ करती थी, है ना। और स्त्री निम्न वर्ण से होती थी, ठीक है। एक तो अनुलोम विवाह से हो गया, और एक होता है दूसरा पॉइंट में विलोम, दूसरा होता था प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम यानी कि उसका उल्टा, दूसरा जो हुआ था वो होता है प्रतिलोम यानी कि उसका उल्टा। प्रतिलोम विवाह में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि उच्च वर्ण की तो स्त्री होगी और जो निम्न वर्ण होगा उसकी पुरुष होता है, ठीक है। उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण का पुरुष होता था, ठीक है। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, जो नर्तकियां हुआ करती थी, ठीक है, नर्तकियां हुआ करती थी, उनके द्वारा एक विशिष्ट परिधान यानी कि पेशकश धारण करने का विवेचन मिलता है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। नर्तकियों के द्वारा
विशिष्ट परिधान, नर्तकियों के द्वारा विशिष्ट परिधान पेशकश। ठीक है, पेशकश, इसको बोलते हैं पेशकश। धारण करने की विवेचना मिलती है। धारण करने की विवेचना मिलती है। किनके द्वारा? नर्तकियों के द्वारा। ठीक है, नर्तकियों के द्वारा विशिष्ट परिधान पेशे धारण करने की विवेचना मिलती है। एक भीषज शब्द होता है, भीषज, है ना, ये भीषज जो शब्द है ना, इसे ना इसको बोला जाता था अश्विन देवता। इस शब्द को ना मतलब इसे अश्विन देवता भी बोला जाता है। अश्विन देवता कौन शब्द को? भीषज शब्द को। इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में जो वेद के लिए हुआ करता था इस शब्द का प्रयोग। ठीक है, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ करता था वह ऋग्वेद में वेद के लिए, ऋग्वेद में वेद के लिए हुआ करता था। इस शब्द का मतलब है, मतलब भीषज को अश्विन देवता, जो अश्विन देवता भी कहा जाता था, यानी अश्विन देवता को भीषज कहा जाता था। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं इस तरीके को। ठीक है, भीषज को अश्विन देवता। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं यक्ष्मा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यक्ष्मा, यानी कि तपैदिक। इसे तपैदिक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो मतलब है, इसका दूसरा जो नाम है वो है तपैदिक। इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है कई स्थलों पर मिल रहा है। किसका? यक्ष्मा। जो यक्ष्मा है इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिला है। ऐसे लिख लो इसे। ठीक है, यक्ष्मा यानी तपैदिक, इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिला है। और दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं मृतकों को प्राय, जो मरे हुए थे, शरीर जो जीव शरीर जो हुआ करते थे उस समय, जो मर जाते थे यानी मृतक, उनको बोलते हैं। ठीक है, मृतकों, मृतकों को प्राय, जो मरे हुए इंसान होते हैं, ठीक है, जो जीव है, उस समय मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया करता था, यानी ऋग्वेद में। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कौन से युग में जलाया जाता था, कौन से युग में दफनाया जाता था, इस टाइप से क्वेश्चंस, इसलिए ये ध्यान में होना चाहिए। तो मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता, लेकिन इनको कभी कभी दफनाया भी जाता था, लेकिन अग्नि में भी जलाया जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्या होता था, दफनाया भी जाता था। किनको? मृतकों को। अब है राजनीतिक स्थिति, मतलब उस समय की राजनीति किस प्रकार से हुआ करती थी, इस प्रकार का उसमें लिखने हैं। उस समय जो राजनीति थी वो कबीले के रूप में होती थी, मतलब वहां पे कबीला बना हुआ था, कबीले में एक राजा हुआ करता था, बट उस समय उसको राजा भी नहीं बोलते थे, उस समय उसको बोलते थे गोप।
ठीक है। तो उसकी स्थिति जो थी एक कबीले के आधार पर थी, कबीले आपस में बांटे हुए थे, ये कबीला इसका, ये कबीला इसका, इस तरीके से उसमें राजनीतिक जो भी स्थिति है वो हुआ करती थी। ठीक है। अब वही राजनीतिक स्थिति में इसके अंदर आपको पॉइंट्स के फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज में कबीलाबाई यानी कबीलाई व्यवस्था हुआ करती है, यानी कबीले, जो कि मैं अभी 1 मिनट पहले बताई है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, कौन सी स्थिति हुआ करती थी? कबीलाई व्यवस्था। कबीलाई व्यवस्था हुआ करती थी। कब? ऋग्वैदिक काल में, है ना, ऋग्वैदिक में। यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि कुछ भी कभी ऐसा होता है कि भूल भी जाते हैं क्या चल रहा है। ठीक है। तो कबीला व्यवस्था हुआ करती थी। ऋग्वैदिक के जो लोग हुआ करते थे वो जन और कबीले विभाजित हुआ करते थे। कबीला व्यवस्था यानी कि यही होती है कि जो लोग हैं वो कबीले के फॉर्म में रहते थे, कबीले के प्लस जनों, यानी ये एरिया के हिसाब से कबीले बनाए हुआ करते थे। तो कबीले और जनों में विभाजित थे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ विभाजित थे। और दूसरे फॉर्म में देखते हैं, और कबीले में एक राजा हुआ करता था। ठीक है। कबीले में एक राजा होता था। किसमें? कबीले में, जिसे गोप कहा जाता था। उस राजा का जो नाम था उसे बोला जाता था गोप। ठीक है। कबीले में एक राजा होता था जिसको बोला जाता गोप। उस समय के राजा का एक नाम हुआ करता, जिस तरीके से उसे गोप बोला जाता था। जो आर्य थे इनको ना पंचजन भी कहा जाता है। पंचजन, पंचजन भी कहते थे। पंचजन जैसे कि मतलब इनका पंचजन का मतलब ये 5 उसमें कबीले यानी कि कुल में थे। इनके 5 कबीले थे, या आप बोल सकते कुल थे। इनके जो थे 5 कबीले थे। 5 कबीले कौन कौन से थे? 5 कबीले थे। 5 कबीले थे जिसमें आता है आपका अनु। दूसरे नंबर पे आता है द्रोहु। दूसरे पे नंबर पे आता है द्रोहु, है ना। अनु, द्रोहु, पुरु, और चौथे पे आएगा तुर्वस। चौथे पे आएगा आपका तुर्वस। 5 पर आएगा यदु। 5 पर क्या आएगा? यदु। ये पंचजन कबीले में इस तरीके से ये क्या बोलते हैं, मतलब कबीले में थे। अनु था, द्रहु था, पुरु था, तुवस था और यदु था। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में अगर राज्य का मूल आधार देखा जाए तो वह एक परिवार हुआ करता था, यानी कि कुल हुआ करता था। ठीक है। उस समय का जो आपका राज्य का मूल आधार है, राज्य का मूल आधार परिवार या कुल होता था। ठीक है। उस समय राज्य का जो मूल आधार हुआ करता था कुल या परिवार हुआ करता था, और जो परिवार का मुखिया हुआ करता था वह कुलप हुआ करता था। परिवार का
परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसको बोला जाता था कुलप। कुलप तथा तथा उसे ग्रहपति भी कहा जाता था। ठीक है, कुलप भी कहा जाता था तथा उसे ग्रहपति भी बोला जाता था। ठीक है, उस समय मुखिया को कुलप तथा गृहपति भी कहा जाता था। अगर कुलों के आधार पर देखें, किसके आधार पर? कुलों के आधार पर। अगर कुलों के आधार पर देखा जाए तो जो ग्राम हुआ करते थे उनका जो निर्माण हुआ करता था, मतलब गांव, कुलों के आधार पर गांव का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, पहले तो इस पॉइंट को लिखते हैं, ग्राम का निर्माण होता था। ठीक है, कुलों के आधार पर ग्राम का क्या हुआ करता था? निर्माण हुआ करता था, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था उसी तरीके से होता है। एक शहरी व्यवस्था देखा है तो एक शहरी व्यवस्था थी, मैं पहले बता चुकी थी, और ग्रामीण व्यवस्था थी जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? ग्रामीण होता था। ठीक है, इस तरह कुल के आधार पर है ये। और अनेक ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे। ठीक है, ग्राम मिलके विश्व बनाते थे, और जिसका जो प्रधान हुआ करता था, जिसका प्रधान विश्वपति हुआ, क्या बोलते हैं उसको? विश्वपति हुआ करता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। ठीक है, जिसका प्रधान विश्वपति होता था, और विश्व जो विश्व बन गया, फिर विश्व क्या बनेंगे? जन बने, विश्व बने जन, जो कि कबीलाबाई संगठन हुआ करता था। एक कबीलाबाई, जो कि देखिए ग्राम से विश्व बने, जिसका प्रधान विश्वपति हुआ करता था। ठीक है, विश्व से बनेंगे हमारे जन, जो कबीलाबाई संगठन हुआ करता था, जो कबीलाई संगठन, जो कबीलाई संगठन होता था, जो कबीलाई संगठन होता था। ठीक है, और इसका जो प्रधान जो प्रमुख हुआ करता था वह हुआ करता था जनपति। किसका? जन का। इसका जो प्रमुख प्रधान हुआ करता था वह जनपति होता था। ठीक है, उसका प्रधान जो है जनपति होता था। अब अगर हम इसी को एक सीक्वेंस में लिख के देखते हैं तो पहले राजा, जैसे हमने दूसरा इसका जो नाम होता था ना, राजा यानी गोप। ठीक है, गोप राजा, फिर पुरोहित, राजा, पुरोहित बने। ठीक है, पुरोहित, और फिर बना मतलब इसको चलाने के लिए एक विश्वपति होना था, जो उससे बना ग्राम से। ये कब बनेगा? ये जब बनेगा जब ग्रामीण व्यवस्था होगी, और ये बनेगा जब कुलप व्यवस्था होगी, यानी कि यही अभी हम बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका एक सीक्वेंस भी है याद करने के लिए तरीका। और इसी प्रकार आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी वह 5 हिस्सों में बांट दी गई थी। ठीक है, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी उसे 5 हिस्सों में बांट दिया था। पांच हिस्सों में बांट दिया था, जैसे जिसका नाम था, इसको लिखवा लेते हैं, कुल, ग्राम,
विश्व, जन, जिसको जनपद भी बोला जाता, और राष्ट्र। इस तरीके से इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में हम इतना ज्यादा कर चुके हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।